डॉक्टर पारिक, इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए सिर्फ हार्ट पेशेंट्स की बात ही नहीं है, जिन्हें डायबिटीज़ है, जो बीपी के शिकार हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स जिनको पहले से हैं, उन्हीं के लिए कोरोना संक्रमण का ये वक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बीते 6 महीनों की अगर बात करें, लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में कैद हुए, एक नेगेटिविटी माहौल में इस वजह से है क्योंकि बीमारी की बात हो रही है, एक खौफ है, एक फियर लोगों के अंदर दिखाई देता है जो ज़रूर आपकी मेंटल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। डॉक्टर पारिक, कैसे लोग थोड़ा सा यहाँ से अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं? आगे आने वाले समय में क्या आप उन्हें कोई पॉजिटिव होप हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आज दे पाएंगे, डॉक्टर पारिक? हाँ मीनाक्षी जी, जैसे आपने एक्सक्यूज मी कार्डियक डिजीज के बारे में आपने बात की, हार्ट डिजीज के बारे में, वैसे बहुत सारे स्टडीज हो चुके हैं, हमारे देश में भी हुए हैं, जो मानसिक स्थिति पे, मेंटल हेल्थ पे इसका क्या प्रभाव हो रहा है उस पे रिसर्च हो चुका है। और पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है कि 4 से 5 गुना डिप्रेशन पे और एंजाइटी पे ये बीमारी का और लॉकडाउन का भी असर हो रहा है। हम्म। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? पहले तो हमको देखना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, इसके लॉन्ग टर्म भी इफेक्ट्स हो सकते हैं। डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है कि अगले साल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ का होने वाला है। तो उसके लिए पहले हमको अपने आप पर ध्यान रखना चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिली लेवल पर और नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल से शुरू करते हैं। वहां तो हर स्टेट में अभी हेल्पलाइंस शुरू की है गवर्नमेंट ने। हर स्टेट में एक हेल्पलाइन है मेंटल हेल्थ के लिए, जहां लोग फोन करके बातचीत कर सकते हैं। अगर किसी में नेगेटिव विचार आते होंगे, बहुत ही उदास होंगे, आत्महत्या की विचार आती होगी, तो हेल्पलाइंस स्टेट ने की है। फैमिली ने क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि हमारे परिवार में कोई ज्यादा फिक्र कर रहा हो या बहुत ही शांत हो गया हो, विचार में खो गया हो, तो उसके साथ बातचीत करके अगर जरूर पड़े तो साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर को रेफर करना चाहिए। लेकिन अपने आप के लिए क्या हो सकता है? अपने आप के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं कई साल से योगा और मेडिटेशन हर सुबह करता हूँ। और इस समय कभी कभी मुझ में भी बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ क्या स्थिति हो रही है अपने देश में ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में। कितनी चीजें हैं जो अगर हम सही तरह से करते तो आज ये आफत हमारे पे नहीं आती। तो मुझ में भी थोड़ी कभी कभी फिक्र होती है, कभी कभी उदासपन आ जाता है। लेकिन मेडिटेशन के तरीके, योगा हम्म। के तरीके, मैं इसके साथ कोप कर सकता हूँ। जी। एक्सरसाइज करना जरूरी है। और फिर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ठीक तरह से सोना चाहिए। सबको 7-8 घंटा रात को सोना चाहिए। हमारा रूटीन पूरा बदल जाता है। तो कोई लोग रात को टीवी देखते बैठते हैं या फोन पे व्हाट्सएप करते रहते हैं, और जब स्लीप वेकफुलनेस साइकिल में डिस्टरबेंस होता है तो डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ही बढ़ती है। तो ये सब हमको करना चाहिए। ठीक तरह से सोना चाहिए, ठीक तरह से खाना चाहिए, जितना हो सके उतना रूटीन को नॉर्मल रखना चाहिए। और ये सब करके हम इसके साथ कोप कर सकेंगे। हम्म। और अगर ऐसे हो कि हम नहीं कर सकते हैं तो पहले तो हमारे परिवार के साथ बातचीत करनी चाहिए, फिर बिल्कुल। काउंसलर के साथ, और देश में हेल्पलाइंस तो जरूर है। तो सारे लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर पारिक की ये बात बहुत मायने इसलिए भी रखती है कि देखिए, हालांकि जीवन के बेसिक्स ही होते हैं लेकिन कई बार हम उन बेसिक्स को भूल जाते हैं। तो इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद, परिवार में एक दूसरे के साथ बातचीत, और अगर किसी भी तरह का मानसिक तनाव या परेशानी आप महसूस करते हैं तो मदद लेने से कदम पीछे मत खींचिएगा, ये हमारी भी आपसे गुजारिश है। इस पूरी चर्चा को अब मैं एक दूसरे मुद्दे की तरफ लेकर जाना चाहूँगी, डॉक्टर अशोक सेठ, और इसकी शुरुआत आपसे। हर्ड इम्यूनिटी वर्सेस वैक्सीन, देश के प्रबुद्ध वर्ग में एक बहस ये भी चल रही है। जो दर्शक हर्ड इम्यूनिटी को नहीं समझते उनके लिए मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि हर्ड इम्यूनिटी यानी ये माना जाता है कि अगर देश के किसी एक हिस्से में या देश की अगर 60 से 70% आबादी में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये समझा जाता है कि 30 से 40% लोगों को एक तरह का प्रोटेक्शन मिल जाता है, एक तरह की इम्यूनिटी मिल जाती है। इसको आप इस एनालॉजी के साथ समझ सकते हैं कि मानिए कोई वीआईपी चल रहा है, उसके इर्द गिर्द कुछ गार्ड्स चल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, तो साथ रहने वालों को भी स्वतः एक तरह की सुरक्षा मिल जाती है जो उस वीआईपी के इर्द गिर्द हैं। तो यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी की बात आती है। डॉक्टर सेठ, मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को ये समझाएं, हर्ड इम्यूनिटी क्या वाकई ये कॉन्सेप्ट सही है, और क्या ये वैक्सीन का रिप्लेसमेंट किसी भी तरह से हो सकता है?
हर्ड इम्यूनिटी को लेकर भारत की या किसी भी विशेष राज्य की क्या स्थिति है? मैं फिर से एक बार लोगों को, लिसनर्स को, व्यूअर्स को समझा दूं कि हर्ड इम्यूनिटी होती है कि अगर आज मुझे इन्फेक्शन हो गया है तो लाइक्लीहुड है कि मुझे दोबारा नहीं हो सकता। और इसी तरह अगर एक कम्युनिटी में हर एक को इन्फेक्शन या काफ़ी लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है तो वायरस, जिसको एक व्यक्ति चाहिए कि वो मल्टीप्लाई करने के लिए या जीवित रहने के लिए, तभी ये वायरस जीवित रहता है और मल्टीप्लाई करता है। जब एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होता है और उसको कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसको वो इन्फेक्ट कर सके, क्योंकि हर एक में इम्यूनिटी होती है, तो धीरे धीरे वायरस का ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है और वायरस उसके बाद मर जाता है। और ये लेवल पहुंचने के लिए कैलकुलेट किया गया कि हिंदुस्तान को अगर हर्ड इम्यूनिटी चाहिए तो प्रैक्टिकली 70% या 7 में से 10 लोगों को इन्फेक्शन हो चुका होना चाहिए, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी है, सो दैट वायरस एक से दूसरे पे जाके ट्रांसफर ही ना कर पाए, ना जीवित रह सके, और उसके लिए फिर वायरस धीरे धीरे कम्युनिटी से खत्म हो जाता है।